हेलो फ्रेंड्स, नडी लर्नर में आप सबका स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि जो ईवीएस की सीरीज है उसका ये चैप्टर 1 है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू बाय नडी लर्नर्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि जो हमारे तो जैसे मैंने सभी को बताया हुआ कि वीडियो से शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो पास्ट ईयर एग्जाम्स होंगे उसके एनालाइज करेंगे कि जो इस टॉपिक में से है कितनी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हमारा जो इस टॉपिक में से है सितंबर 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो 1 मार्क का था। तो आगे चलते हैं। तो आज की वीडियो में जो कंटेंट है आज की वीडियो का वो ये होगा कि व्हाट इज फैमिली, फ्रेंड, फैमिली रिलेशन, वर्क एंड प्ले। तो हम लोग आज ये पढ़ेंगे इस वीडियो में। जब हम लोग फैमिली एंड फ्रेंड्स पढ़ ही रहे तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही होगा कि व्हाट इज फैमिली। फैमिली होती क्या है? तो फैमिली को डिफाइन करने के लिए उसकी डेफिनेशन जो होती है वो ये है कि फैमिली इज ए ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स विद विदाउट चिल्ड्रन एंड रिलेटिव। जो फैमिली होती है वो एक ग्रुप होता है जिसमें पेरेंट्स होते हैं और बच्चे और रिलेटिव उनके साथ हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो वो एक फैमिली होगी। जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स के साथ बच्चे हो या उनके रिलेटिव रहते हो, बट वो अगर हो तभी भी वो फैमिली में काउंट होगी, अगर नहीं है तभी भी वो फैमिली में ही काउंट होगी। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, फैमिली इज ए बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। जो फैमिली होती है वो एक सोसाइटी की बेसिक यूनिट होती है। तो कैसे होती है? मान के चलिए एक सोसाइटी है जिसमें बहुत सारी फैमिली रहती है। तो जो फैमिली होती है एक एक फैमिली से, जैसे एक फैमिली हो गई, दो फैमिली हो गई, तीन फैमिली हो गई, चार फैमिली हो गई, इन सबको जोड़ के ही, इन सब फैमिलीज को जोड़ के ही हमारी क्या बनती है? एक सोसाइटी बनती है पूरी की पूरी। तो जो अब तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो फैमिली होती है वो बेसिक यूनिट होती है सोसाइटी की। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, फैमिली मेक्स पर्सनल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। जो हम फैमिली होती है वो क्या करती है? किसी भी बच्चे के अंदर उसका पर्सनल, इमोशनल मतलब संवेगात्मक, इंटेलेक्चुअल मतलब बोधात्मिक, और सोशल मतलब सामाजिक डेवलपमेंट करती है। एक बच्चे का जो डेवलपमेंट शुरू होता है वो उसकी फैमिली से ही शुरू होता है। तो अब देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ फैमिली क्या क्या है। तो जो सबसे पहले पॉइंट है वो एडवांटेज ऑफ फैमिली का, वो है द मैन इज ए सोशल बीइंग एंड फैमिली प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन द सोशल लाइफ ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो मैन होता है या प्राणी बोल सकते हैं हम, जो प्राणी होता है वो एक सोशल बीइंग होता है, मतलब एक सामाजिक सामाजिक प्राणी होता है। जो इंसान होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है। और जो फैमिली होती है उस प्राणी की, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है उसकी सोशल लाइफ को बनाने के लिए। ये बोला गया है इस पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, फैमिली इज द यूनिट ऑफ सोशल ऑर्डर एंड द फर्स्ट स्कूल ऑफ विजडम। यहाँ पे क्या बोला गया कि जो फैमिली होती है वो सोशल ऑर्डर की यूनिट होती है। सोशल ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि जो काम हम सोशली करते हैं वही काम हम फैमिली में भी करते हैं। जो जो काम सोशली होते हैं, हमारे जो भी काम होंगे हमारे सोशली होंगे, जितने भी काम हमारे सोशली होंगे वही सारे काम हम फैमिली के अंदर भी करते हैं। इसीलिए जो फैमिली हुई वो एक यूनिट हो गई सोशल ऑर्डर्स की, क्योंकि वहां से ही सीख के हम लोग फिर जाके हम समाज में जाके खुलते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ, फैमिली हमारी क्या हो गई है? एक यूनिट हो गई है सोशल ऑर्डर्स की। और इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्कूल बोलते हैं। इस ज्ञान का पहला स्कूल जो होता है हमारा फैमिली ही होता है। फैमिली ही हमारा क्या होता है? ज्ञान का सबसे पहला स्कूल होता है। ये क्वेश्चन जो है, ये जो है वो सी टेट में भी पूछा जा चुका है, या यूपी टेट किसी भी टेट में पूछा जा चुका है कि फैमिली जो है वो हमारा जो बच्चे का जो सबसे पहला स्कूल होता है वो क्या होता है? तो बच्चे का सबसे पहला स्कूल जो होता है वो फैमिली होता है। इसी बात को वे घुमा फिरा कर अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। फैमिली इज द यूनिट ऑफ सोसाइटी। जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं कि फैमिली जो होती है वो यूनिट होती है सोसाइटी की, क्योंकि फैमिली से ही हमारी सोसाइटी बनती है। वेयर ह्यूमन लर्न टू लिव कलेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या, फैमिली में जो ह्यूमन होता है वो क्या सीखता है? जो बच्चा होता है वो क्या सीखता है? कलेक्टिवली रहना सीखता है, मतलब लोगों के साथ कैसे रहा जाता है, कैसे बिहेव किया जाता है, ये सब सीखता है फैमिली के अंदर ही। द फैमिली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए
जो फैमिली होती है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। एजुकेशन ऑफ ए पर्सन बिगिन विद हिज और हर फैमिली। जो एजुकेशन होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की या किसी भी बच्चे की, वो कहाँ से शुरू होती है? वो उसकी फैमिली से ही शुरू होती है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेगा तो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आएगा? बच्चा सबसे पहले कांटेक्ट में आएगा, फैमिली के कांटेक्ट में आएगा। तो जब वो फैमिली के कांटेक्ट में आता है तो वो वहीं से ही सीखना शुरू करता है। तो क्या-क्या सीखता है? लाइक ह्यूमन क्वालिटी सीखना शुरू कर देता है, क्योंकि फैमिली में ही होती है ना हमारी ह्यूमन क्वालिटी। जो भी होगी वो फैमिली से ही सीखेगा, क्योंकि आसपास पे ही लोग हैं उसके। तो जो ह्यूमन क्वालिटीज होती है, जैसे सेक्रीफाइस करना सीख लेता है, फैमिली से लव करना सीख लेता है। जब माँ बच्चे को प्यार करती है तो वहां से वो प्यार करना सीख लेता है। कोर कोऑपरेट करना सीख लेता है, ब्रदरहुड भाईचारा सीख लेता है, सर्विस स्पिरिट सीख लेता है, वहाँ से डिसिप्लिन, ओबीडियंस। तो ये सब कहाँ से सीखता है? वो फैमिली से ही सीखता है। तो फैमिली जो है वो बच्चे की एजुकेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब देखते हैं हम अगला पॉइंट। ए चाइल्ड रिसीव द discipline and difference between the truth and false, justice and injustice. He is alien to distinguish between good and bad. तो जो एक बच्चा होता है वो डिसिप्लिन कहाँ से सीखता है? वो फैमिली से ही सीखता है सारे डिसिप्लिन। और वही फैमिली से ही वो डिफरेंशिएट करना सीखता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, जस्टिस न्याय और अन्याय क्या है, उसका क्या है, पराया क्या है। वो बुराई में और अच्छाई में और बुराई में भी डिफरेंशिएट करना सीख जाता है। कहाँ से सीखता है? वो सब फैमिली से ही सीखता है। स्कूल में आने से पहले बच्चा इन सब चीज़ों को सीख चुका होता है। तो जो फैमिली होती, द फैमिली इज़ द बेस ऑफ पर्सन सोशल लाइफ। जो फैमिली होती है वो किसी भी व्यक्ति के सोशल लाइफ का एक बेस होता है, उसकी नींव होती है। किसी भी पर्सन की सोशल लाइफ की जो नींव होती है वो फैमिली ही होती है। देयरफॉर फैमिली एजुकेशन इज कंसिडर एज यूजफुल एंड असेंशियल टू। इसीलिए जो फैमिली की एजुकेशन होती है वो एक बहुत ही उपयोगी और इम्पोर्टेंट टूल की तरह कंसीडर की जाती है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में। तो अब जब फैमिली की बात एडवांटेज हो ही गए हैं, तो अब ये देख लेते हैं फैमिली कितने टाइप की होती है। जो फैमिली होती है वो टू टाइप की होती है। एक तो न्यूक्लियर फैमिली होती है, एक जॉइंट फैमिली होती है। तो जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसको हिंदी में बोलते हैं हम एकल परिवार बोलते हैं, और जो जॉइंट फैमिली होती है उसको संयुक्त परिवार बोलते हैं। एकल परिवार, संयुक्त परिवार। तो जो एकल परिवार होता है और संयुक्त परिवार होता है, तो न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर मदर एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। जो न्यूक्लियर फैमिली होती है हमारी, तो वो किस तरह की होती है? उसमें फादर रहेंगे, मदर रहेंगी और अनमैरिड चिल्ड्रन रहेंगे। बस इतने ही लोग रहते हैं एक न्यूक्लियर फैमिली में। पिता रहेंगे, माताजी रहेंगी और उनके अनमैरिड बच्चे, जितने भी बच्चे हों उनके अनमैरिड बच्चे रहेंगे। तो ये हो गई एक एकल फैमिली। आजकल ये इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुके हैं एकल फैमिली। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री और ट्रेडिशनल फैमिली। इसको एलिमेंट्री और ट्रेडिशनल फैमिली भी बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द यूनिट ऑफ जॉइंट फैमिली। यूनिट ऑफ जॉइंट फैमिली का क्या मतलब होगा कि इसको यूनिट ऑफ जॉइंट फैमिली भी बोला जाता है। इसको यूनिट ऑफ जॉइंट फैमिली भी बोला जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली से ही मिलकर तुम दो या दो से अधिक न्यूक्लियर फैमिली को एक साथ जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी? वो जॉइंट फैमिली बन जाएगी। अब जॉइंट फैमिली को देख लेते हैं किस तरह की होती है। थ्री और मोर जनरेशन, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अंकल आंटीज एंड कजन्स, ये सब जब साथ में रहते हैं तो वो एक जॉइंट फैमिली बन जाती है। यहाँ पे बोला है थ्री और मोर जनरेशन, जब तीन और तीन से ज्यादा जनरेशन एक साथ रहने लग जाती है। मान के चलिए ये आपको, ये हो गए दादाजी, ये चश्मा लगा हुआ है दादाजी को, ये हो गए दादाजी। ये दादी, दादी को भी चश्मा लगा हुआ है। ये हो गई दादी। अब इनके पेरेंट बच्चे हुए, दो बच्चे हुए। ये सोनू हो गया और ये मोनू हो गया। जो सोनू की शादी हो गई
ये ऐसे कर लेते हैं हम। और मोनू की भी शादी हो गई। तो अब देखिए, अब सोनू के भी दो बच्चे हो गए, एक सोनू के भी एक लड़का हो गया और मोनू के एक लड़की हो गई। तो अब देखिए, ये 3 जनरेशन हो गई जो, लेकिन ये अभी भी इकट्ठा ही रहते हैं। एक ही घर के अंदर में ये सब रहते हैं। लोग घर भी बना देते हैं। तो ये लोग एक ही घर के अंदर रहते हैं। तो देखिए 3 जनरेशन हो गए, एक तो ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, फिर पेरेंट्स हो गए, और फिर सिबलिंग्स आ गए। तो ये 3 जनरेशन हो गई जो एक ही साथ रह रही है अभी तक का। तो ये क्या हो गई, जॉइंट फैमिली हो गई है। अब यही देखिए, अब ये फैमिली अकेली रहने लगी शहर में जाके। अभी यहाँ पे गांव में रहते थे, ये जाके रहने लगे शहर में। तो जब ये शहर में रहने लगे तो ये क्या बन गई, ये एकल फैमिली बन गई, क्योंकि ये यहाँ से निकल गए। तो यहाँ से निकल गए तो ये क्या हुआ, एकल फैमिली हो गई। यहाँ पे कौन रह रहा है, सिर्फ पेरेंट्स रह रहे हैं और उसका एक अनमैरिड बच्चा रह रहा है। तो ये क्या हो गई, हमारी न्यूक्लियर फैमिली। अगर इस बच्चे की शादी हो गई तब क्या हो जाएगा, ये एक जॉइंट फैमिली हो जाएगी। लेकिन अभी इसकी शादी नहीं हुई है, तो क्या है अभी तक, ये एकल परिवार है। तो इसको कैसे बोल, हमने पिछली उसमें देखा था कि न्यूक्लियर फैमिली में यूनिट ऑफ जॉइंट फैमिली बोलते हैं। तो ये एक यूनिट हो गई। अगर इसको हम एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियर फैमिली एक साथ मिला देंगे, एक तो एक न्यूक्लियर फैमिली हो गई, दूसरी ये न्यूक्लियर फैमिली हो गई, और तीसरी ये न्यूक्लियर फैमिली हो गई। अब एक से ज्यादा जब न्यूक्लियर फैमिली साथ में आ गई है तो क्या बन गई, ये जॉइंट फैमिली बन गई। इसीलिए यूनिट ऑफ जॉइंट फैमिली बोलते हैं हम न्यूक्लियर फैमिली को। तो आगे चलते हैं, फंक्शन ऑफ फैमिली। अब देख लेते हैं फैमिली के फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए फैमिली इज टू कीप सोसाइटी अलाइव बोथ बायोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली एंड सोसाइटी थ्रू सोशलाइजेशन। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी फैमिली का, वो होता है सोसाइटी को अलाइव रखना, मतलब हमारे समाज को जिंदा रखना। किस तरीके से, बायोलॉजिकली, बायोलॉजिकली मतलब अगली जनरेशन को अगली जनरेशन को जन्म देकर, और सोसाइटी सोशलाइजेशन के द्वारा। सोशलाइजेशन कैसे होता है, जब बहुत सारी फैमिली एक दूसरे के साथ घुलती मिलती है, किसी के फंक्शंस में जाती है, तो वे क्या हो जाता है, उसको सोशलाइजेशन बोलते हैं। तो उस तरह से हमारी सोसाइटी जिंदा रहती है, ताकि क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी है और हम बिना समाज के रह नहीं सकते। क्योंकि समाज हमारे बहुत काम में आता है। जब हमारे ऊपर किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो समाज के लोग होते हैं वही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते हैं। मैक्लेवर, देयर आर टू फंक्शन ऑफ फैमिलीज। तो मैक्लेवर के जो अनुसार है, वे दो फंक्शन होते हैं फैमिली के। एक तो असेंशियल फंक्शन होता है, एक नॉन असेंशियल। मतलब एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एक तो असेंशियल फंक्शन होता है, एक नॉन असेंशियल फंक्शन होता है। असेंशियल फंक्शन की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जो कंपलसरी होता है। नॉन असेंशियल उसके बिना काम भी चल सकता है। तो देखते हैं हम असेंशियल फंक्शन किसे बोलते हैं। द प्रोक्रिएशन एंड रेयरिंग ऑफ चाइल्ड, प्रोविजन ऑफ होम एंड सोशलाइजेशन। जो असेंशियल फंक्शन होते हैं वे 3 फंक्शन होते हैं, प्रोक्रिएशन एंड रेयरिंग ऑफ चाइल्ड, प्रोविजन ऑफ होम, सोशलाइजेशन। प्रोक्रिएशन एंड रेयरिंग ऑफ चाइल्ड देख लेते हैं हम पहले। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, फैमिली हैज मेजर रोल इन प्रोसेस ऑफ प्रोक्रिएशन। तो जो फैमिली होती है उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो आने वाली पीढ़ी को जन्म दे। तो जो प्रोक्रिएशन होता है वो उसका मतलब यही होता है कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को जन्म देना ही क्या होता है, प्रोक्रिएशन होता है। सो जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि नॉट ओनली प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन बट ऑल्सो चाइल्ड रेयरिंग इज इम्पोर्टेंट। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आगे आने वाली पीढ़ी को ही हम पीढ़ी को ही आगे बढ़ाते रहे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये भी है कि हम बच्चे जो है उनकी पालन पोषण कैसे कर रहे हैं। पालन पोषण करना भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रोविजन ऑफ होम देख लेते हैं एक बार। ऑल द मेंबर नीड ए होम टू लिव हैप्पी विद कंफर्ट एंड पीस एंड प्रोटेक्शन। तो जो सब मेंबर्स होते हैं उनके लिए एक घर चाहिए होता है, खुशी खुशी से रहने के लिए, कंफर्टेबल के साथ रहने के लिए, पीसफुली रहने के लिए, प्रोटेक्शन के साथ रहने के लिए। क्योंकि ये घर ही हमें क्या, ये सब चीज़ें दे सकता है।
कंफर्ट दे सकता है, पीस दे सकता है और प्रोटेक्शन दे सकता है। घर ही हम सबको ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। जो होम प्रोवाइड इमोशन एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू इट्स मेंबर। जो घर होता है वो इमोशनल प्रो जो घर होता है वो इमोशनली एंड साइकोलॉजी सपोर्ट करता है हर एक फैमिली मेंबर्स को। और जब वो हर एक फैमिली के मेंबर्स को सपोर्ट करेगा इमोशनली और साइकोलॉजिकल, तो एक बच्चे पे उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो अब देख लेते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन किस तरह से इम्पोर्टेंट होता है। फैमिली प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन प्रोसेस। जो फैमिली होती है वो एक इम्पोर्टेंट रोल करती है सोशलाइजेशन प्रोसेस में। लिविंग इन ए फैमिली ह्यूमन बेबी लर्न नॉर्म्स वैल्यू मॉरल्स एंड आइडियाज ऑफ सोसाइटी। तो जब फैमिली में एक बच्चा रहता है तो वहाँ के नॉर्म्स सीखता है, वहाँ की वैल्यूज सीखता है, मोरल सीखता है और सोसाइटी के बारे में उसको ज्ञान होने लग जाता है कि सोसाइटी किस तरह से काम करती है। उसके लिए मोरल्स की ज़रूरत होती है, उसके लिए वैल्यू की ज़रूरत होती है। तो वो सब ये कहाँ से सीखता है, ये फैमिली से ही सीखता है। सो ही लर्न कल्चर एंड एक्वायरिंग कैरेक्टर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो वो उस सोसाइटी का, जिस सोसाइटी में वो पल रहा है, तो वह उस सोसाइटी का, जिस सोसाइटी में वो पल रहा है उसका कल्चर सीखना शुरू कर देता है। वो कैरेक्टर अपना कैरेक्टर बनाना शुरू कर देता है। जैसा वो सोसाइटी में जी रहा है उसी तरह से उसका कैरेक्टर बनेगा। तो अब नॉन एसेंशियल फंक्शन देख लेते हैं। जो नॉन एसेंशियल फंक्शन होते हैं वो इकोनॉमिक फंक्शन हो गया, एक तो एजुकेशनल फंक्शन हो गया, रिलीजियस फंक्शन हो गया, कल्चरल फंक्शन हो गया, सोशल फंक्शन हो गया, हेल्थ रिलेटेड फंक्शन। तो अब इनके बारे में और देख लेते हैं। इकोनॉमी फंक्शन क्या होता है। इकोनॉमी जो फंक्शन होते हैं वो फैमिली इज एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमी यूनिट। जो फैमिली होती है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमी यूनिट होती है, क्योंकि जो फैमिली होती है हमारी वही क्या करती है, वही हमारी नीड्स पूरी करती है हर एक मेंबर्स की। किसके साथ, फूड देकर, क्लोथिंग देकर और हाउसिंग की चीज़ें एटसेट्रा, ये सब चीज़ देकर क्या करती है, वो हमारे इकोनॉमी फंक्शन जो होता है उसको फुलफिल करती है। एक फैमिली ही ये सब करती है। अब एजुकेशन फंक्शन तो आप समझते हैं कि फैमिली के द्वारा ही हमें क्या मिलता है, एजुकेशन। टीच हमें एजुकेशन प्राप्त होती है फैमिली के द्वारा ही। फैमिली जो एक बच्चे को मोल्ड करते हैं उसका कैरेक्टर बनाने में और करियर बनाने में। तो एजुकेशन फंक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है। अब रिलीजियन फंक्शन की ओर देख लेते हैं। हर एक फैमिली का एक रिलीजियन होता है। हर एक फैमिली का एक रिलीजन होता है जहाँ पे वो बच्चा उस रिलीजन के बारे में सीखता है, उसकी वैल्यू ग्रहण करता है, अपने माँ बाप से उसकी वैल्यूज ग्रहण करता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। अब कल्चर कल्चर फंक्शन देख लेते हैं। जो फैमिली होती है वो कल्चर फंक्शन में अपने बच्चों को क्या सिखाती है, कस्टम सिखाती है, ट्रेडिशन सिखाती है कि उनकी फैमिली का ट्रेडिशन क्या है, उनकी फैमिली के कस्टम्स क्या है। सो दिस कल्चर इज पास ऑन फॉर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ से ही जो एक कल्चर होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है। अब देख ले सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन में क्या सिखाते हैं, सोशल फंक्शन में यही सिखाया जाता है कि सोशल कस्टम क्या होते हैं, हम सोशली कैसे बिहेव करते हैं। जब मान के चलिए हम घर में अकेले हैं तो हम वैसे और जैसा हम बिहेव कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, वैसे हम सोशली जाके भी हम वैसा ही बिहेव नहीं कर सकते। तो इसमें वही सीखते हैं कि हम सोशली बिहेव कैसा करना होता है। सोशल के जो सोसाइटी के जो ट्रेडिशन होते हैं वे क्या होते हैं, नॉर्म्स क्या होती है। तो इन सब को हम अगली आने वाली जनरेशन को देते हैं। तो अब हेल्थ रिलेटेड फंक्शन देख लेते हैं। जो फैमिली होती है वो ही हमें हेल्थ हेल्थ रिलेटेड जितने भी हमारी नीड्स होती है वो सब प्रोवाइड करती है एक फैमिली के द्वारा ही। तो फैमिली ही हेल्थ केयर में एक दूसरे का सपोर्ट करती है और एक दूसरे का ख्याल रखती है। अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली। फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है यूनिवर्सलिटी। तो फैमिली इज ए यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट। जो फैमिली होता है वो एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट होता है। इसका क्या मतलब हुआ है कि जो फैमिली होती है वो पूरे यूनिवर्स में होती है। ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है या सिर्फ अमेरिका में है, ये पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में फैमिलीज होती है। इट इज़ रिकग्नाइज एंड एक्सेप्टेड एवरीवेयर ऑफ द सोसाइटी। ये हर जगह पे रिकग्नाइज की हुई है कि फैमिली ही
जो है सोसाइटी बनाती है और एक्सेप्टेड भी की हुई है कि फैमिली हर जगह होती है। सो कॉमन हैबिटेशन, फैमिली हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक टू लिव इन ए कॉमन होम। अब जो फैमिली होती है वो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो एक ही कॉमन होम में रहेगी, एक फैमिली एक कॉमन होम में रह सकती है। कॉमन हैबिटेशन से ये भी है कि ये नहीं है कि एक ही फैमिली के मेंबर्स दो अलग अलग हैबिटेशन में रहे, कि मान के चलो एक को गर्म, एक फैमिली मेंबर गर्मी में रह रहा है, एक फैमिली मेंबर ठंडी में रह रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता ना। तो फैमिली जो मेंबर होती है वो एक कॉमन हैबिटेशन में रहती है, या फिर बोल सकते हैं कॉमन घर में ही रहती है। Nomenclature system. Every family has its own ancestral name for which the whole family can be recognized. तो हर एक फैमिली का एक एंसेस्ट्रल नेम होता है। एंसेस्ट्रल नेम मतलब सरनेम होता है हर एक फैमिली का। जैसे हो गया खान, हो गया देव, हो गया कुमार, हो गया, तो ये एंसेस्ट्रल नेम हो गए। तो ये हर एक फैमिली का एंसेस्ट्रल नेम होता है जिससे वो फैमिली रिकॉग्नाइज की जाती है। अब देखते हैं इकोनॉमिक प्रोविजन। फैमिली इज द बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर प्रोविजन ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो जो फैमिली होती है वो इकोनॉमिक रिसोर्स को प्रोवाइड करने का बेसिक इंस्टीट्यूशन होती है। फिर आगे देखते हैं उसी कैरेक्टरिस्टिक में ब्लड रिलेशन देख लेते हैं। द फैमिली मेंबर हैव ब्लड रिलेशन एंड विद वन अनदर। तो जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वे ब्लड रिलेशन से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, बट फैमिली इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द ब्लड रिलेशन ओनली एज ए चाइल्ड मे बी अडॉप्टेड ऑल्सो। तो जो फैमिली होती है वो ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती कि ब्लड रिलेशन ही होना चाहिए उनमें। ये जरूरी नहीं है, किसी लव और इमोशन के साथ भी हम एक दूसरे के साथ फैमिली बना लेते हैं। क्योंकि जब हम किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो उससे वो ब्लड रिलेशन तो होता नहीं, लेकिन फिर भी वो उस फैमिली का एक हिस्सा होता है। इमोशनल फीलिंग, फैमिली इंस्टीट्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इमोशनल रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेंबर्स। तो जो फैमिली इंस्टीट्यूशन होता है, जो फैमिली होती है वो एक दूसरे से इमोशनली जुड़ी हुई होती है हर एक फैमिली मेंबर से। इट ब्रिंग्स यूनिटी एंड हार्मोनी इन ए फैमिली मेंबर्स। तो जो इमोशनल होते हैं, इमोशनल फीलिंग होती है, वे यूनिटी और हार्मोनी लेके आते हैं फैमिली मेंबर्स के बीच में। तो अभी फ्रेंड्स के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मोस्ट पीपल्स लाइफ। तो जो फ्रेंड्स होते हैं वो सभी लोगों के, ज़्यादातर लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उनके जीवन में। जो फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स माइट बी समवन हु प्रोवाइड सपोर्ट एवरी टाइम इन हार्ड टाइम एंड गुड टाइम। अच्छे दोस्त वही होते हैं जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करे हर एक टाइम में, हमारे अच्छे टाइम में भी हमारे बुरे टाइम में भी। हम उन्हीं को गुड फ्रेंड बोलते हैं, जो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, हम लोग को इमोशनली सपोर्ट करते हैं, फिजिकली साइकोलॉजी सपोर्ट करते हैं, कोग्निटिवली सपोर्ट करते हैं। तो वही हमारे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। ए फ्रेंडशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फ्रेंड। जो फ्रेंडशिप होती है वो एक, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होती है फ्रेंडशिप की रिलेशनशिप। फेथफुलनेस एंड लॉयल्टी, faithfulness and loyalty are the key to true friendship. Faithfulness and loyalty are the key to true friendship. जो फेथफुलनेस एंड लॉयल्टी होती है इसी के द्वारा हम ट्रू फ्रेंडशिप को अचीव कर सकते हैं। तो एक बार ये टाइप ऑफ फ्रेंड्स देख लेते हैं एक बार। तो टाइप, कितने प्रकार के फ्रेंड होते हैं। जो एरिस्टोटल है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल फ्रेंडशिप कैन बी क्लासिफाइड टू थ्री टाइप। एरिस्टोटल के द्वारा फ्रेंडशिप को तीन भागों में बांटा गया है। फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी, द exist this exists between you and someone who is useful to you in some way। तो फ्रेंडशिप यू ऑफ यूटिलिटी होती क्या है, ये होती है उन दो लोगों के बीच में जो एक दूसरे के लिए यूजफुल हो या काम आ रहे हो दोनों एक दूसरे के, तब तक वो फ्रेंडशिप रहेगी। जब काम आना बंद हो जाएंगे तब वो फ्रेंडशिप हट जाएगी, तो उसको बोलते हैं फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी। अब दूसरा देख ले, फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर। तो फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर उन दो लोगों के बीच में होते हैं जो एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं, तो ये होती है फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर। फ्रेंडशिप ऑफ गुड क्या होती है, दिस इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। तो ये एक दूसरे की रेस्पेक्ट और एडमायर करते हैं एक दूसरे को, उसके ऊपर डिपेंड करती है ट्रू फ्रेंडशिप। दिस फ्रेंडशिप टेक लॉन्गर टू बिल्ड एंड इज पावरफुल एंड एंड्योरिंग। तो ये इस प्रकार की जो फ्रेंडशिप होती है वो लंबा टाइम लेती है बनने में, और ये बहुत ही पावरफुल होती है, और ये लास्ट लॉन्ग चलती रहती है, ये जल्दी टूटती नहीं है इस प्रकार की फ्रेंडशिप।
अब एक टॉपिक देख लेते हैं बीच में जो है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप का क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया जा सकता है। जो ये दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, मैरिटल रिलेशनशिप और दूसरा होता है ब्लड रिलेशनशिप। सो जो मैरिटल रिलेशनशिप होता है वो ये होता है कि जब दो लोग मैरिज के द्वारा रिलेशनशिप में आते हैं, मैरिज के बाद रिलेशनशिप में आते हैं, मैरिज के द्वारा रिलेशनशिप में आते हैं। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ हो गया, वो मैरिटल रिलेशनशिप है, उनमें ब्लड रिलेशनशिप तो हो नहीं सकता हस्बैंड एंड वाइफ में। तो ये मैरिज के द्वारा दोनों में रिलेशनशिप बना है, तो इसको क्या बोलेंगे, मैरिटल रिलेशनशिप। मदर इन लॉ हो गया। अब इस ये जो वाइफ है, इस हस्बैंड की जो मम्मी हो गई, वो इनकी क्या लगेगी, वाइफ की मदर इन लॉ लगेगी। तो ये मदर इन लॉ पहले से तो थी नहीं, मैरिटल स्टेटस शादी के बाद ही हुई है ये, तो इसीलिए क्या हुआ, ये मैरिटल रिलेशनशिप हो गया। उसी प्रकार फादर इन लॉ हो जाएगा, डॉटर इन लॉ हो जाएगा, सन इन लॉ हो जाएगा, एटसेट्रा। अब देखते हैं ब्लड रिलेशनशिप किनको बोलते हैं। इन दिस रिलेशनशिप ए पर्सन इज रिलेटेड टू वन अनदर बाय द बर्थ रेदर देन बाय मैरिज। तो इस प्रकार की जो रिलेशनशिप ब्लड रिलेशनशिप होती है, उसमें जो पर्सन होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं, बाय बर्थ ही रिलेटेड होते हैं, ना कि शादी के बाद या शादी के द्वारा रिलेट करते हैं। जैसे सन एंड डॉटर हो गया, भाई बहन सन एंड डॉटर हो गए, जो बेटा और बेटी होंगे वो बर्थ से ही रिलेट करते हैं उनसे, तो वे ब्लड रिलेशन हो गया। ब्रदर एंड सिस्टर हो गए, सिस्टर सिस्टर हो गए, फादर आंट हो गए, जैसे पापा और उनकी उनकी बहन। फादर अंकल हो गए, जैसे पापा और उनके भाई, तो अंकल बोलेंगे उनको। तो इस तरह के रिलेशनशिप होंगे, वो ब्लड रिलेशनशिप होंगे। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब देख लेते हैं वर्क एंड प्ले। वर्क एंड प्ले किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो फेमस साइकोलॉजिस्ट है मारिया मोंटेसरी टेसरी, उन्होंने कहा है कि प्ले इज द वर्क ऑफ चाइल्ड, जो खेल है वो ही बच्चे का काम है, उन्होंने ये बोला है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए खेल कितना इम्पोर्टेंट है। खेल जो होता है उसके द्वारा ही बच्चे का जो हेल्थ डेवलपमेंट होता है वो होता है, उसका एडोलनेंस भी अचीव किया जा सकता है। प्ले एक्टिविटी के द्वारा ही उसका हेल्थ डेवलपमेंट होता है, प्ले एक्टिविटी के द्वारा ही। सो प्लेइंग हेल्प इज द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, सोशलाइजेशन, पर्सनल अवेयरनेस, इमोशनल एबिलिटी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग एबिलिटी। जो खेल होता है वो हेल्प करता है बच्चे की, उसकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट करने में, उसको सोशलाइज करने में, उसको पर्सनल अवेयरनेस अपने बारे में और ज़्यादा जानने में उसकी हेल्प करता है। इमोशनल स्टेबिलिटी लाता है उसके अंदर में, उसको क्रिएटिव बनाता है, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाता है कि खेल के द्वारा वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। एंड लर्निंग एबिलिटी, और वो सीखना शुरू कर देता है खेल के द्वारा ही और ज़्यादा सीखता है। तो जो प्ले होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में, और जो खेल होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट करता है किसी भी बच्चे का, ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। ये हम पेडागोजी में और अच्छे से पढ़ेंगे। ओवरऑल डेवलपमेंट करता है इमोशनली भी, साइकोलॉजी भी और सोशली भी। तो जो वर्क वो जो प्ले होता है वो बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट देता है। अब देख लेते हैं किस तरीके से वो डेवलप करता है। खेल के द्वारा ही बच्चे क्या फिगर आउट करते हैं कि जो चीज़ें हैं वो कैसे काम करती है, खेल के द्वारा ही ये सब चीज़ें बच्चे सीख सकते हैं। सो खेल के द्वारा ही बच्चे नए नए आइडिया सीखते हैं, कि उस प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल सीखते हैं कि ये काम कैसे होगा, उसके लिए नए आइडिया लगाएंगे खेल में ही, तब बच्चे का और ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट होता है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि बिल्ड मसल कंट्रोल एंड स्ट्रेंथ, तो बच्चे के जो मसल कंट्रोल है उनको भी डेवलपमेंट करता है और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, खेल के द्वारा ही ये सब होता है। इम्प्रूव इमेजिनेशन, तो बच्चे का जो इमेजिनेशन होता है उसको इम्प्रूव करता है खेल के द्वारा ही। कोऑपरेट विद अदर्स, तो कोऑपरेट विद अदर्स, तो कोऑपरेट करना सीखता है, टीम वर्क सीखता है बच्चा खेल के द्वारा ही। बच्चा खेल के द्वारा ही क्रिएटिव स्किल भी सीखता है, थिंकिंग स्किल भी सीखता है। तो बच्चे के लिए
खेलना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उसके डेवलपमेंट के लिए भी, को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी खेल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अब देख एक बार कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं हम लोग कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो अभी तक हमारे याद है या नहीं है। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्रेंडशिप अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल के अनुसार फ्रेंडशिप कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी फ्रेंडशिप है, प्रकार होते हैं। फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी, फ्रेंडशिप ऑफ गुड, फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर, या ऑल ऑफ अबव। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है। वेरी गुड, आई होप आप सबने सही आंसर दिया होगा। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबोव। क्योंकि अभी हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा हुआ था कि एरिस्टोटल ने फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी भी बोला था, फ्रेंडशिप ऑफ गुड भी बोला था और फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर भी बोला था। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सितंबर 2016 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ए फैमिली इज ए यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ मदर, फादर एंड देयर टू चिल्ड्रन, दिस स्टेटमेंट इज। तो इन्होंने पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं ढंग से, क्योंकि ये थोड़ा उलझा देने वाला क्वेश्चन है। तो एक फैमिली जो होती है वो कंसिस्ट करती है मदर को, फादर को और उनके दो बच्चों को, ये बोला गया है इस वाली स्टेटमेंट में। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है वो बताना है हम लोगों को। तो ए ऑप्शन में इनकरेक्ट, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि बिकॉज द स्टेटमेंट शुड स्पेसिफाई दैट द चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकली। तो इन्होंने बोला है कि स्टेटमेंट में ये स्पेसिफाई करना चाहिए था स्टेटमेंट को कि जो चिल्ड्रन है वो बायोलॉजिकली है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये गलत हो गया है। क्योंकि जब बच्चे बायोलॉजिकली हो या ना हो, बच्चे ब्लड से रिलेटेड हो या ना हो, अगर वो किसी पेरेंट्स के बच्चे हैं तो वो इस फैमिली में गिने जाएंगे, वो एक फैमिली में होंगे। तो ये हो गया हमारा गलत, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बोला है कि बायोलॉजिकली ये बताना चाहिए था। बी देख लेते हैं। इनकरेक्ट, गलत है, क्योंकि देयर आर मैनी काइंड ऑफ फैमिली, क्योंकि बहुत प्रकार की फैमिली होती है। हम किसी वन कैन नॉट क्लासीफाई फैमिली एज ए बीइंग ऑफ वन टाइप। हम किसी एक फैमिली को ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ इसी प्रकार की फैमिली होनी चाहिए। एक बार सी देख लेते हैं। ये करेक्ट है स्टेटमेंट, क्योंकि सिंस दिस इज एन आइडियल साइज, ये एक आइडियल साइज है फैमिली का, ऐसी ही होनी चाहिए सब फैमिलीज। करेक्ट है, बिकॉज दिस इज व्हाट ऑल इंडियन फैमिली आर लाइक, क्योंकि सभी इंडियन फैमिली इसी प्रकार की होती है। तो इसका आंसर बी करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि फैमिली इज ए यूनिट कंसिस्टिंग, क्योंकि जो फैमिली होती है वो मदर, फादर और उनके दो बच्चे रखते हैं। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो फैमिली होती है वो एक तरह की नहीं बोल सकते हम कि इसी तरह की होनी चाहिए। फैमिली बहुत प्रकार की होती है। फैमिली में क्या होता है, दो बच्चे भी हो सकते हैं, तीन बच्चे भी हो सकते हैं, उनके अंकल आंटीज भी साथ रह सकते हैं, उनके दादा दादी भी साथ रह सकते हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट में ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि फैमिली बहुत प्रकार की हो सकती है, किसी एक प्रकार को हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ यही एक फैमिली है। ओके, अब ये देख लेते हैं। सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन पेपर 1 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईवीएस लर्निंग। तो ईवीएस लर्निंग के लिए सबसे इफेक्टिव रिसोर्स कौन सा है। ए फैमिली फैमिली मेंबर्स, बी मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, सी न्यूज़पेपर्स, डी क्लासरूम। इसके ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए ओनली, ऑप्शन बी ए एंड बी, ऑप्शन सी ए बी सी, एंड ऑप्शन डी ए एंड डी। ओके, अब देखते हैं कि कौन सा इसका सही आंसर है। तो आप लोग ट्राई करिए। ओके, वेरी गुड, आई होप सबने सही आंसर दिया होगा। तो इसका आंसर है सी। तो अब देख लेते हैं कैसे इसका आंसर सी है। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा ईवीएस लर्निंग की जा सकती है। फिर मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी के द्वारा भी की जा सकती है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं। फिर मेंबर ऑफ फिर न्यूज़पेपर से भी हम ईवीएस की अवेयरनेस, ईवीएस क्या होता है, अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानना, तो हम वो न्यूज़पेपर से भी सीखते हैं।
और क्लासरूम से भी सीख सकते हैं। बट इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स, क्लासरूम उतना इफेक्टिव रिसोर्स नहीं है, क्योंकि क्लासरूम के अंदर भी जब हम अपने सहपाठियों के साथ, उनके पास भी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी नॉलेज होगी ईवीएस के बारे में जितनी तुम्हारे पास है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा या थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि वो भी आपकी उसी आईक्यू में है। एवरेजली अगर देखा जाए उसी आईक्यू में है, वे लोग भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना आप लोग देते हैं। तो एवरेजली देखा जाए तो वो आप लोगों के बराबर ही है। क्लासरूम में जब आप किसी बच्चे से सीखते हैं तो एवरेजली वो आपके बराबर ही है। तो क्लासरूम से इतना नहीं सीखा जा सकता जितना इफेक्टिवली भी इन तीनों चीज़ों से सीखा जा सकता है। तो इसका आंसर सी होगा। थैंक यू फॉर मोर वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके, ये हमारा सोशल हैंडल है, इस पेज को लाइक कर लीजिए। यहाँ पे मैं इसी से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। थैंक यू।